हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस फॉर होम पर। मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए डेली की तरह करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। राष्ट्रीय एकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 20 जुलाई या ऑप्शन डी 31 अक्टूबर। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। प्रत्येक साल इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने साल 2014 में 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। दोस्तों देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया है? ऑप्शन ए ES वेंकटरमैया, ऑप्शन बी S.A. बोबड़े, ऑप्शन सी अशोक भूषण या ऑप्शन डी SC अग्रवाल। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी अशोक भूषण। सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया है। इसके अलावा मणिपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रामलिंगम सुधाकर को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। NCLT और NCLT के शीर्ष पदों पर यह स्थायी नियुक्ति 1.5 साल से अधिक समय के बाद हुई है। सेवानिवृत्ति के कारण तब से ये दोनों पद खाली पड़े हुए थे। दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर व पंजीकरण शुल्क पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 100% या ऑप्शन डी 50%। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 100%। ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर व पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट देने की घोषणा की है। यह छूट 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी। ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के तहत राज्य वाहनों के बेस प्राइस पर दोपहिया वाहनों के लिए अधिकतम 5,000 रुपये, तिपहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये और दुपहिया वाहनों के लिए 50,000 रुपये की सब्सिडी देगा। दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी पटना या ऑप्शन डी लखनऊ। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी चेन्नई। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। भारत इस प्रमुख महासागर में मिशन में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के साथ एलीट क्लब में शामिल हो गया, जिनके पास ऐसी गतिविधियों के लिए विशिष्ट तकनीक और वाहन उपलब्ध हैं। यह भारत का पहला अद्वितीय मानव युक्त महासागर मिशन है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना है। दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। UIDAI ने भारत सरकार से किस बिल से छूट की मांग की है? ऑप्शन ए भारत जन सुरक्षा बिल, ऑप्शन बी भारतीय डाटा बिल, ऑप्शन सी व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कानूनों के दोहरेपन से बचने के लिए भारत सरकार से व्यक्तिगत डाटा संरक्षण कानून से छूट की अपील की है। UIDAI इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित एक वैज्ञानिक प्राधिकरण है। यह भारत के निवासियों के लिए आधार नामक विशिष्ट पहचान संख्या UID जारी करने के लिए स्थापित किया गया था। इसी तरह व्यक्तियों के व्यक्तिगत डाटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत की संसद में एक विधेयक पारित किया गया था। यह विधेयक डाटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करके व्यक्तिगत डाटा के प्रसंस्करण के लिए रूपरेखा तैयार करना चाहता है। दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न।
अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? ऑप्शन ए राहुल गुप्ता, ऑप्शन बी अनिल कुमार, ऑप्शन सी मोहन सेठ या ऑप्शन डी राहुल सचदेवा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए राहुल गुप्ता। भारतीय अमेरिकी राहुल गुप्ता को अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषध नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी है। राहुल गुप्ता व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी का नेतृत्व करने वाले पहले डॉक्टर बन गए हैं। राहुल जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में मेडिसिन विभाग में क्लिनिकल प्रोफेसर रह चुके हैं। साथ ही वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में स्वास्थ्य नीति प्रबंधन और नेतृत्व विभाग में सहायक प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्होंने हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर भी काम किया है। दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए ट्रेट बोल्ट, ऑप्शन बी राशिद खान, ऑप्शन सी कुलदीप यादव या ऑप्शन डी हसन अली। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी राशिद खान। राशिद खान अब T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। राशिद ने 53वें इंटरनेशनल में विकेट्स का शतक पूरा किया है। खास बात यह है कि राशिद के नाम वनडे इंटरनेशनल में भी सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। साल 2018 में अपने 44वें वनडे इंटरनेशनल में राशिद ने अपने 100 विकेट पूरे कर लिए थे। इससे पहले T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा के नाम था। मलिंगा ने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट का आंकड़ा छूने के लिए 76 मैच लिए थे। दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कितने करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है? ऑप्शन ए 40 करोड़, ऑप्शन बी 65 करोड़, ऑप्शन सी 15 करोड़ या ऑप्शन डी 85 करोड़। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए 40 करोड़। नीति आयोग की एक लेटेस्ट रिपोर्ट से यह पता चला है कि हम कम से कम 30% आबादी या 40 करोड़ लोग, जिन्हें मिसिंग मिडल कहा जाता है, स्वास्थ्य के लिए किसी भी वित्तीय सुरक्षा से वंचित हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करने के लिए नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत के मिसिंग मिडल के लिए स्वास्थ्य बीमा में यह कहा है कि स्वास्थ्य बीमा या आश्वासन कवरेज का विस्तार एक आवश्यक कदम है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि, अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत और शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक, अर्ध औपचारिक और औपचारिक व्यवसायों में काम करने वाले लोगों में यह मिसिंग मिडल शामिल है। दोस्तों यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न था और आज का करंट अफेयर्स हम यहीं समाप्त करते हैं।